टी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने देखा था कि जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है हम उसे कैसे इन्हांस कर सकते हैं। यानी कि जो भी खाद्य वस्तुएं होती हैं उनका जो उत्पादन होता है उसमें हम कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक क्विक रिविज़न करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास आपने लास्ट टाइम पे पढ़ा था बी कीपिंग यानी कि एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन, यानी कि एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन किया जाता है। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि बी कीपिंग क्या है? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अ बिहाइव ऑफ अ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। यानी कि इसमें आपने क्या पढ़ा था? इसमें आपने पढ़ा था कि हनी बी की प्रोडक्शन के लिए यानी शहद के प्रोडक्शन के लिए किसका मेंटेनेंस किया जाता है, किसको पाला जाता है? मधुमक्खियों को पाला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बी कीपिंग कहते हैं या फिर एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आपने देखा था जो हनी होता है, हनी के क्या क्या गुण होते हैं? ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, यानी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। और जो हनी भी होता है उसे सिर्फ शहद ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा था बी वैक्स देखा था। तो बी वैक्स क्या होता है? बी वैक्स बहुत सारी इंडस्ट्री में काम आता है, जैसे कि आपने देखा कि कॉस्मेटिक और पॉलिश इंडस्ट्री में आता है। तो अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन में क्या हो रहा है? मधुमक्खियों को पाला जा रहा है। और मधुमक्खियों को पाले जाने को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं या फिर बी कीपिंग कहते हैं। इसमें हम मधुमक्खियों को क्यों पालते हैं? क्योंकि इससे हमें हनी यानी कि शहद मिलता है। अब शहद का आप देखेंगे कि शहद में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि जो शहद होता है उसमें बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों को क्या करते हैं? खत्म करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा कि जो एपीकल्चर में क्या होता है? बी वैक्स भी हमें मिलता है। तो बी वैक्स का काम आपने देखा कि बहुत सारी क्या होती है? इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे कॉस्मेटिक, जो भी कॉस्मेटिक सामान होते हैं, यानी कि कॉस्मेटिक सामान में होगा या जो पॉलिश में होगा, तो इसमें क्या होता है? इसमें बी वैक्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि जो एपिस इंडिका है वो क्या है? मोस्ट कॉमन स्पीशीज है हनी बी की, जो कि क्या करती है? हनी को प्रोड्यूस करती है, यानी कि शहद प्रोडक्शन के लिए, शहद उत्पादन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पीशीज है, आप उसका नाम क्या है? एपिस इंडिका। यह नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपके बुक में दिया भी गया है। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो शहद प्रोड्यूस करने के लिए, शहद उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख और सबसे कॉमन जो स्पीशीज है वो कौन सी है? तो ये नाम आपको याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एपिस इंडिका, यानी कि जहाँ पे भी आपको इंडिका दिखेगा आप पता लगा लेंगे कि ये जो स्पीशीज है ये कॉमन स्पीशीज है किसकी? यह बी की, यानी कि मधुमक्खी की। तो ये आपने देखा बी कीपिंग के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि बी कीपिंग यानी एपीकल्चर अगर आप कर रहे हैं, यानी कि मधुमक्खी का अगर आप पालन कर रहे हैं, तो कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए उसके बारे में। यानी कि आप देखेंगे कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उस काम को शुरू करने के लिए क्या होता है? आपको कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ आपको जानना पड़ता है कि वो काम कैसा आप कर सकते हैं, कैसे आप शुरू करेंगे, कैसे आप उसे मेंटेन करेंगे। तो ये हर एक चीज़ के बारे में होगा। जैसे कि जब भी आप नई क्लास में जाते हैं तो आप उसको भी देखते हैं। पहले आप स्टार्ट, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप उसका सिलेबस देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, आपको क्या कब पढ़ना है। तो इसी प्रकार से कोई अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने बी कीपिंग कर ली, मधुमक्खी पालन कर लिया, तो उसके लिए भी क्या होता है? उसके लिए भी आप देखते हैं कि यानी कि कुछ जानकारियां आपको चाहिए होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आप सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट आपके पास आता है, नॉलेज ऑफ नेचर, हैबिट्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीज। यानी कि जो मधुमक्खी होती है उसका आपको नेचर जानना पड़ेगा कि उसका नेचर कैसा होता है। तो मधुमक्खियों के नेचर को आपने क्या करना है? जानना है कि मधुमक्खियों का नेचर कैसा है। उसके बाद उनकी आदतें कैसी हैं, यानी हैबिट्स कैसी हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो मधुमक्खियां हैं वो कहाँ रहना पसंद करती हैं, वो क्या खाना पसंद करती हैं और उनका नेचर कैसा है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपने जो मधुमक्खियां हैं उनकी स्टडी की, उनके बारे में स्टडी की कि वो क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो लोकेशन होती है हनी बी की, यानी कि हनी बी कहाँ पाया जाता है।
जब भी आप देखेंगे कि जब आप मधुमक्खी पालन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको हनी बी की ज़रूरत, मतलब आप सबसे पहले आपको मधुमक्खी की आवश्यकता होगी, बीज की आवश्यकता होगी। तो उसे उन्हें पकड़ने के लिए या उन्हें क्या करने के लिए, उन्हें कलेक्ट करने के लिए आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं। इस लोकेशन से क्या होगा कि एक तो आपको मधुमक्खियाँ मिलेंगी, वहाँ से आप मधुमक्खियों को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि उनका जो इन्वायरमेंट है, यानी कि वो कैसी जगह पे रह रहे हैं और क्या उनका क्लाइमेट है, यानी उनके इन्वायरमेंट के बारे में आपको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है कि आपको क्या होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए द नॉलेज ऑफ टेक्निक्स रिक्वायर्ड टू कैच हाइव स्वार्म्स, यानी कि जो ग्रुप ऑफ बीज होता है तो आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो आपने क्या किया, आपने बीज के बारे में यानी कि अपने मधुमक्खियों के बारे में जाना कि मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, कैसी होती हैं, उनका नेचर क्या है, उनका हैबिट क्या है। सेकेंड आपने ये जाना है कि लोकेशन यानी वो कहाँ पाई जाएंगी, कहाँ से आप क्या मधुमक्खियों को कलेक्ट कर सकते हो, आप इकट्ठा कर सकते हो मधुमक्खियों को। नेक्स्ट आपने क्या जाना है कि अब आपने ये तो देख लिया कि वो कहाँ पाई जाती है, सीरियस कंडीशन हो सकती है। इसीलिए क्या होता है कि जो अगर मधुमक्खियों को पकड़ने के लिए आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि आप कैसे उन मधुमक्खियों को पकड़ सकते हो जहाँ पे भी उनका की लोकेशन होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है मैनेजमेंट ऑफ बिहाइव ड्यूरिंग अ डिफरेंट सीजन, यानी कि जो मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं अलग अलग सीजन में आपको ये पता होना चाहिए कि उनके अलग अलग सीजन में आप उन्हें कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि गर्मियों में जो मधुमक्खियों की जो ज़रूरतें होंगी, जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी और सर्दियों में क्या होगी, अलग होगी। आप अपनी बॉडी से आइडिया लगा सकते हो कि आपको क्या होता है, आपकी बॉडी सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग उनकी डिमांड होती है। तो वैसे ही क्या होते हैं, वैसे भी अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, यानी उनकी जो बॉडी की जो डिमांड होती है वो भी अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो उनके डिफरेंट सीजन में आप कैसे जो मधुमक्खी का जो छत्ता है या मधुमक्खियाँ हैं उन्हें आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास आता है वो आता है टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट हनी एंड बी वैक्स फ्रॉम द हाइव। अब आपको कौन सी टेक्निक पता होनी चाहिए कि आप जो मधुमक्खी के छत्ते से आप शहद को कैसे प्राप्त कर सकते हो, यानी कि आप हनी को कैसे प्राप्त कर सकते हो, आप बीज वैक्स को कैसे प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ऐसे निकालना है कि जो मधुमक्खियां हैं उन्हें भी कोई हार्म ना पहुंचे। तो ये सारी क्या है, ये सारी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मधुमक्खी पालन करने से पहले आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है फिशरी, यानी कि आपने फिशरी के बारे में जाना था। और फिशरी क्या होता है, फिशरी होता है कि उससे पहले आपके पास एक और वर्ड आएगा ब्लू रिवॉल्यूशन। ये क्या है, ब्लू रिवॉल्यूशन, इट इज रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल। यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन क्या हुआ कि जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं चाहे फिशेज हैं उनके उत्पादन में वृद्धि को क्या कहते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन या फिर ब्लू जो क्रांति या नीली क्रांति आप जिसे कहते हैं उससे रिलेटेड क्या आता है, नीले से हम पानी को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो नीली जो क्रांति होगी वो पानी से रिलेटेड होगी, यानी पानी में जो भी जीव जंतु रहते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स आप जिन्हें कहते हैं, उनके उत्पादन में जो भी बढ़ोतरी होती है, जो भी क्या होता है इंक्रीमेंट होता है, उसी क्या कहते हैं, उसी के अंतर्गत क्या आता है, ब्लू रिवॉल्यूशन आता है। फिशरी के अंतर्गत क्या आता है, फिशरी के अंतर्गत आता है कि जो जलीय जीव होते हैं चाहे उसमें फिशेस हो या फिर और अदर एनिमल्स हो, उनकी क्या होती है, उनकी रियरिंग आती है। यानी कि आप जो भी एक्वेटिक एनिमल्स को का उत्पादन कर रहे हैं वो फिशरी के अंतर्गत आता है। तो फिशरी के अंतर्गत क्या आता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप फिशेस को पालेंगे। फिशरी के अंतर्गत क्या होता है कि आप किन्हीं फिशेस को पकड़ के, यानी कि आप गए और आपने समुद्र में से या फिर आपने नदियों में से फिशेस को कैच किया और आपने उन्हें सेल कर दिया। तो फिशरी के अंतर्गत क्या आता है कि सिर्फ फिशेस नहीं आती बल्कि और भी अदर एनिमल्स भी आते हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो फिशरी में ऐसा भी नहीं है कि आप फिशेस को स्पेशली क्या करेंगे, आप उन्हें वहाँ पे पालेंगे। आप फिशेस को डायरेक्टली पकड़ के डायरेक्टली बेच भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर, एक्वा यानी जो पानी से रिलेटेड जो वर्ड है, कल्चर यानी कि प्रोडक्शन, कल्चर यानी कि आप उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक्वा कल्चर क्या है, इट इज़ द ब्रीडिंग एंड रियरिंग एक्वेटिक फ्लोरा। फ्लोरा में क्या आता है, फ्लोरा में एनिमल आते हैं जैसे फिशेस, मोलस्कस एंड क्रस्टेशियंस। एंड फौना, फौना में क्या आता है, एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं फौना में।
तो एक्वाकल्चर में क्या हो रहा है कि एक्वाकल्चर में ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना, यानी कि आप फ्लोरा को भी वहाँ पे पाल रहे हो और फौना को भी पाल रहे हो। फ्लोरा में आपने क्या देखा, फ्लोरा में एनिमल्स आते हैं, फौना में क्या आते हैं, फौना में आते हैं प्लांट्स आते हैं। तो जब भी फिशरीज की बात आएगी तो हम प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स देखेंगे, यानी हम किसकी बात करेंगे, हम फ्लोरा की बात करेंगे। और जब भी एक्वाकल्चर की बात आएगी तो हम दोनों की बात करेंगे, फ्लोरा की भी फौना की भी। और फ्लोरा और फौना से क्या मतलब है, यानी प्लांट्स भी इसमें शामिल होंगे और एनिमल्स भी इसमें शामिल होंगे। तो एक्वाकल्चर में दोनों का ही प्रोडक्शन हो रहा है। और क्यों हो रहा है, कॉमर्शियल यूज के लिए, यानी कि अपने फायदे के लिए ये जो होता है यहाँ पे ये कल्चर हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो एक्वाकल्चर जो कहाँ किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, ये एक्वाकल्चर इज डन इन ओशंस, रिवर्स और लेक्स, whereas इंटेंसिव एक्वाकल्चर इज डन इन पॉन्ड्स एंड टैंक्स। यानी कि एक्वाकल्चर हम हर उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे पानी उपलब्ध है, यानी कि वाटर बॉडीज में जो एक्वाकल्चर है वो किया जाता है। यहाँ तक कि आप पॉन्ड्स और टैंक्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने जब आप देखेंगे जो फिशेस का जो प्रोडक्शन होता है, आप फिशेस को अगर आप रेयर करते हो, पालते हो, तो कहाँ, पॉन्ड्स और टैंक्स में भी उन्हें पाल सकते हो। तो आपने क्या पढ़ा, आपने फिशरी के बारे में पढ़ा, आपने एक्वाकल्चर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है पीसीकल्चर। अब पीसीकल्चर में क्या आता है कि इट इज द फिश फार्मिंग टू गेट एडिबल फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। यानी कि पीसीकल्चर में क्या हो रहा है, पीसीकल्चर में फिशेस को पाला जा रहा है, फिशेस की रियरिंग हो रही है। तो अब आपको इन वर्ड्स का मतलब पता चल गया होगा कि फिशरीज में क्या आती है, न सिर्फ फिशेस आती हैं बल्कि और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे मोलस्कस देखा, यहाँ पे मोलस्कस देखा, क्रस्टेशियंस देखा, तो इनमें सारे ही आते हैं। एक्वाकल्चर में क्या आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। और पीसीकल्चर में क्या आता है, सिर्फ फिशेस का ही प्रोडक्शन आता है। तो यहाँ पे फिशेस की फार्मिंग की जाती है, किसके लिए, एडिबल फिशेस को प्राप्त करने के लिए और जो फिशेस से रिलेटेड प्रोडक्शन होते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है कि इन पॉलीकल्चर में क्या आता है, डिफरेंट फिशेस आर कल्चर्ड टुगेदर। यानी कि पॉलीकल्चर में ऐसा जो कल्चर होता है कि जहाँ पे एक ही जगह पे अलग अलग स्पीशीज की फिशेस को रेयर यानी कि पाला जाता है, एक ऐसा भी होता है। और मोनोकल्चर में क्या होता है, मोनोकल्चर में सिर्फ एक ही स्पीशीज को पाला जाता है। यानी आपके पास दो वर्ड आए हैं, सबसे पहला आपके पास आया है मोनोकल्चर और दूसरा पॉलीकल्चर। तो पॉलीकल्चर में आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक से ज्यादा स्पीशीज को आप एक साथ पाल रहे हैं। और मोनोकल्चर में क्या होता है, सिर्फ सिंगल स्पीशीज को यहाँ पे पाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है फिशरीज आर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यानी कि फिशरीज के क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो हम पढ़ेंगे कि हम क्यों क्या करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं या फिर फिशरीज करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे, इट ऑफर्स मैनी इंडिविजुअल्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि इस पॉइंट में आपने सबसे पहले क्या देखा, आपने देखा कि जो भी आपने जो एक्वाकल्चर की बात करें या फिर फिशरीज की बात करें या फिर पीसीकल्चर की बात करें, तो ये जो सारे ही आपने देखे, ये जो सारे मेथड होते हैं इनके द्वारा क्या होता है, इंसान को क्या मिलती है, इंसान को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों को काम मिल रहा है, लोग काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, ये लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। रोजगार के साथ साथ क्या हो रहा है, जो लोग होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारे पास आता है, द फूड सोर्स फॉर न्यूट्रिशियस फूड इज फिश। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इसके फिशेस के प्रोडक्शन से या फिर और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स के प्रोडक्शन से क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, यानी न्यूट्रिशन रिच फूड मिल रहा है, जिस फूड में क्या है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। तो सेकेंड हमें क्या मिला, न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड हुआ। थर्ड आप देखेंगे, फिशेस जनरेट अ नंबर ऑफ कॉमर्शियली वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट्स। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फिशेस के द्वारा बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है फिश ऑयल होता है, फिश मीट होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, फिश ग्लू होता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो फिश से हमें मिलते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में क्या आता है, इनका यूज होता है। लास्ट आप देखेंगे, इन पेंटिंग्स, सोप, ऑयल्स एंड मेडिसिन, दीज बाय प्रोडक्ट्स आर वाइडली यूज। यानी ये जो सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये फिशरीज से आते हैं। तो आपने देखा कि जो फिशरीज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये जो सारे पॉइंट्स है आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि हमारे पास एक नया टॉपिक आया, वो आया प्लांट ब्रीडिंग। अभी तक आपने क्या पढ़ा, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने देखा जो ब्रीडिंग हो रही है वो एक ही स्पीशीज, एक ही नस्ल के बीच में भी हो रही है, अलग अलग नस्लों के बीच में भी हो रही है, और क्या हो रहा है, अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी हो रही है। तो आपने बात की थी अभी तक किसकी, प्लांट ब्रीडिंग, आपने अभी तक बात की थी एनिमल ब्रीडिंग की। अब हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। सेम जैसा हमने जो एनिमल ब्रीडिंग के टाइम पे पढ़ा था कि एनिमल ब्रीडिंग क्यों होती है, यानी कि वहाँ पे क्या होती है, कंट्रोल मेटिंग होती है। कंट्रोल मेटिंग से हमने क्या देखा था कि हमने मेल और फीमेल को क्या किया था, सेलेक्ट किया था उनके गुणों के आधार पर कि किसमें सुपीरियर कैरेक्टर है, सुपीरियर यानी कि किसमें ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने चूज़ किया था, फिर उनकी मेटिंग कराई थी। मेटिंग से क्या हुआ, जो भी ऑफस्प्रिंग हुए, जो F1 जनरेशन, जो नई पीढ़ी हमें मिली थी, उसमें क्या थे, उसमें दोनों ही गुण शामिल थे, यानी मेल के गुण भी शामिल थे और फीमेल के गुण भी शामिल थे। तो हमने क्या किया, एक अच्छी वैरायटी को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंट्रोल ब्रीडिंग यहाँ पे कराई है। तो सेम यही जो चीज़ अप्लाई होती है ये प्लांट पे भी अप्लाई होती है कि आप माना कि आपके पास बहुत सारे प्लांट है, आपने क्या किया कि बहुत सारे प्लांट को इकट्ठा किया। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्लांट है, अब माना कि ये जो है ये वीट की वैरायटी, ये वीट के प्लांट है यानी गेहूं के प्लांट है। आपने इनके सारे ही प्लांट को इकट्ठा किया और आपने देखा इन चारों में से एक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं और एक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि इन दोनों में गुण है। माना कि इसमें क्या है, पैदावार ज़्यादा है, यानी पैदावार ज़्यादा है, और ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस है। डिजीज रेजिस्टेंस यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें अधिक है। अब जब इन दोनों की मीटिंग कराई गई तो यहाँ पे एक नया पौधा बना, यानी कि ये जो एक नया पौधा यहाँ पे बना। अब इस पौधे में क्या थी, पैदावार भी थी और डिजीज रेजिस्टेंस भी था, यानी दोनों ही गुण इसमें थे। कौन कौन से, इसमें पैदावार भी अच्छी हो रही थी और इसमें क्या हो रही थी, बीमारियां भी नहीं लग रही थी। तो ये आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, कंट्रोल मेटिंग हो रही है। आपने क्या किया, आपने इसकी मेटिंग नहीं कराई, आपने इसकी मेटिंग नहीं कराई, आपने क्या किया, आपने इसे सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट किया, गुण धर्मों के आधार पर कि किसमें ज़्यादा अच्छे गुण धर्म हैं, क्योंकि हमें क्या है, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उत्पादन बढ़ाना है। आप यही तो इस चैप्टर में पढ़ रहे हो कि कैसे आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, पैदावार को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हमने देखा कि हमें ज़्यादा क्या चाहिए, उत्पादन चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए। हमने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले प्लांट को ले लिया, क्योंकि आपने देखा वो गेहूं की अलग अलग किस्में होती हैं। यदि आपने गांव में अपने घरों में या फिर अपने खेतों में देखा हुआ तो क्या आता है, जो गेहूं होते हैं या फिर कोई भी जो फसल होती है उसकी अलग अलग किस्में होती हैं। तो अलग अलग किस्मों में आपने देखा कोई छोटा पौधा होता है, कोई बड़ा पौधा होता है। किसी में क्या होती है, किसी में ज़्यादा गेहूं लगती है, उसकी जो बाली होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, किसी में छोटी होती है। कोई आपने देखा कि उसमें क्या होता है, फंगस यानी फफूंद जल्दी लग जाता है, उसमें फ्लावरिंग नहीं आती, किसी पौधे में कि दाने ही नहीं आ रहे हैं और किसी पौधे में क्या है कि दाने आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग गुणधर्म होते हैं अलग अलग किस्में पौधे में। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने उन्हें चूज किया उनके गुणधर्मों के आधार पर, उनके कैरेक्टर के आधार पर। और कैसे को आप कैसे प्लांट्स को आप चूज करेंगे, जिसमें सुपीरियर कैरेक्टर होता है। सुपीरियर कैरेक्टर मतलब कि जिसमें कि क्या होता है, जिसमें अच्छे गुणधर्म होते हैं जो कि आपको चाहिए, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, जो कि आपको ज़्यादा उत्पादन करके देगा और क्या देगा, क्वालिटी भी देगा, यानी कि क्वांटिटी के साथ साथ संख्यात्मक दृष्टिकोण से भी अधिक हो, यानी कि क्वांटिटी भी अधिक हो, पैदावार भी अधिक हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। तो यही जो इसी प्रकार की जो मीटिंग को हम क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में आप पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ qualities in plant to create a new varieties with a set of desired character। अब desired character को मैंने क्या बताया था कि वो कैरेक्टर जो आपको चाहिए, यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको फसल भी आपको ज़्यादा होनी चाहिए और क्या चाहिए कि जो पौधा होता है उसमें क्या, उसमें रोग भी ना लगे। तो ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। यानी कि ब्रीडिंग को तो आपने देखा था कि जो कंट्रोल मेटिंग होती है, कंट्रोल मेटिंग कैसे होती है, यानी कि वहाँ पे ह्यूमन बींग जो इंसान होते हैं वो क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जैसे कि आप इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने एक पौधा दिख रहा होगा और पौधे से एक फ्लावर को निकाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि माना कि ये जो यहाँ पे कुछ फ्लावर हैं, ये जो 3 फ्लावर हैं, इन 3 फ्लावर में से ये जो फ्लावर है इसमें ज़्यादा अधिक अच्छे गुण थे। तो क्या किया गया कि इस फ्लावर और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो इसका हो सकता है कि यहाँ पे जो मेल पार्ट इसका है,
तो क्या हुआ कि इसमें क्या थे, इसमें जो कैरेक्टर अच्छे नहीं थे और इसमें भी कैरेक्टर अच्छे नहीं थे। कैरेक्टर अच्छे किस में थे, इस वाले में थे। तो इस वाले प्लांट को भी रिमूव कर देंगे और इस वाले को भी रिमूव कर देंगे। अब देखा कि हो सकता है कि ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, मेल पार्ट होगा। तो मेल पार्ट होगा यानी एंथर होगा। तो एंथर से क्या करेंगे, जो भी पॉलिन ग्रेन थे, पॉलिन ग्रेन को माना कि ये इन तीनों में से इसमें अच्छे गुण नहीं थे, इसमें अच्छे गुण नहीं थे और इसमें अच्छे गुण थे। तो क्या किया, इसके जो एंथर थे आपने इसके एंथर यहाँ पे डाल दिए, आर्टिफिशियली डाल दिए, यानी कृत्रिम रूप से आपने डाल दिए। कृत्रिम रूप से कैसे डाले, आपने क्या किया कि यहाँ से एंथर को निकाला, एंथर को यहाँ पे डाल दिया। अब जो इनसे पौधा प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो जैसे कि माने कि यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा है और ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो एक नया पौधा बनेगा वो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और डिजीज रेजिस्टेंस होगा। तो ये आपने जाना कि प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं और आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लांट विद हायर क्वालिटीज आर सेलेक्टेड बाय, यानी कि प्लांट क्या होते हैं, हायर क्वालिटीज के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। हायर क्वालिटीज के बारे में हमने देखा है। उसके बाद आप देखेंगे एंड क्रॉस टू ऑब्टेन प्लांट विद अ डिजायर्ड क्वालिटी, यानी डिजायर्ड क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए हम उसे क्रॉस कराते हैं। क्रॉस यानी मीटिंग कराते हैं। मीटिंग यानी कि क्या होता है कि उसमें क्या होगा कि आप मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज कराएंगे और मेल और फीमेल गैमेट को आप ऐसे इंडिविजुअल से लेंगे, ऐसे मेल और फीमेल से लेंगे जो कि क्या है, जिसमें कैरेक्टर कैसे हो, जिसमें हायर कैरेक्टर हो, सुपीरियर कैरेक्टर हो। यानी कि आपने फीमेल को भी सेलेक्ट किया, मेल को भी सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने क्या किया, फीमेल और मेल जो गैमेट होते हैं उन्हें फ्यूज करा दिया, जिससे आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, दिस रिजल्ट इन अ प्लांट पॉपुलेशन विद इम्प्रूव्ड एंड डिजायर्ड ट्रेज। अब क्या हुआ, इससे प्लांट पॉपुलेशन बढ़ी, यानी कि आप जो प्लांट का जो नंबर था वो बढ़ गया। और कैसे बढ़ा, इम्प्रूव था, यानी कि उसमें आपको सुधार देखने को मिला। और डिजायर्ड ट्रेड थे, ट्रेड्स यानी कैरेक्टर जो होते हैं, तो डिजायर्ड कैरेक्टर से इम्प्रूव था। यानी कि सबसे पहले आपने देखा, हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपने क्या किया कि आपके खेतों में गेहूं हो रहे थे, आपने देखा जो गेहूं थे वो क्या थे, उनकी हाइट बहुत छोटी थी। यानी आपने देखा कि आपके खेत में क्या थे, गेहूं बहुत क्या थे, छोटे थे। यहाँ पे क्या थे, छोटे थे। ये एक प्रकार का गेहूं ये है। और आपने देखा एक प्रकार का गेहूं लंबा तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पे क्या होता है, डिजीज लग जा रही है। ये लंबा भी और इसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, पर यहाँ पे क्या हो रही है, इस पे डिजीज लग जा रही है, यानी बीमारियां बहुत जल्दी लग जा रही है, फंगस बहुत जल्दी लग जा रही है। तो आपने क्या किया कि आपने इसकी और इसकी मीटिंग करा दी, इसकी मीटिंग कराई, तो क्या हुआ, आपको पौधा लंबा भी मिला, पौधा लंबा भी मिला। यानी कि इस पे डिजीज नहीं थी और इस पे डिजीज थी, यानी इस पे बीमारियां नहीं लग रही थी, इस पे बीमारियां लग रही थी, पर इसमें प्रोडक्टिविटी उत्पादन कम हो रहा था क्योंकि इसकी हाइट छोटी थी, इसकी बालियां भी क्या होंगी, छोटी होंगी। इसका मतलब इसमें गेहूं के दाने भी कम होंगे। ये अगर लंबा है तो क्या होगा, इसकी बाली बड़ी होगी, इसमें गेहूं के दाने अधिक होंगे, पर क्या है, ये बीमारियों से ये क्या है, ग्रसित है। अब आपने इन दोनों की मेटिंग करा दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें जो डिजीज रेजिस्टेंस का गुण था वो इसमें आ गया और इसमें जो अधिक पैदावार का गुण था वो इसमें आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आप कंट्रोल ब्रीडिंग करा रहे हैं, कंट्रोल मेटिंग करा रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है और किस प्रकार होती है। आप क्या करेंगे, जो प्लांट ब्रीडिंग की जो डेफिनेशन है आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। नेक्स्ट इसके पास आपके पास टॉपिक आता है, वो आता है कि प्लांट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो प्लांट ब्रीडिंग होता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, हम क्यों प्लांट ब्रीडिंग को करा रहे हैं। तो जैसे ही आपने जब प्लांट ब्रीडिंग के बारे में जाना तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे कि क्यों हम प्लांट ब्रीडिंग को करा रहे हैं। तो आपके पास सबसे पहले जो आता है, कुछ पॉइंट्स आते हैं कि टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, यानी कि पैदावार को बढ़ा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, पैदावार को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आपको क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या देखा था कि हमें फ्रूट जो प्रोडक्शन होता है उसे इन्हांस करना है, यानी कि खाद्य पदार्थ का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसे आपको इंक्रीज करना है। तो सबसे मेन जो सबसे मुख्य जो उद्देश्य है प्लांट ब्रीडिंग का वो क्या है कि क्रॉप यील्डिंग करानी है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है टू रेज प्लांट्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखा हमने कि क्या हो रहा है कि जैसे कि यदि आप खेती कर रहे हो, आप फसलें उगा रहे हो
और उस फसलें, वो जो फसलें होती हैं उसमें बहुत जल्दी क्या होती है, कोई बीमारी लग जाती है, जैसे कि उसमें फफूंद लग गई है या फिर उसमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं, जिससे क्या होती है पूरी फसल बेकार हो जाती है, यानी कि वो जो पौधा है उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम है। तो आपको ऐसा पौधा चाहिए कि जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, जिसमें आसानी से कीड़े ना लगे या फफूंद ना लगे या कोई अन्य बीमारी ना लगे। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा प्लांट्स लेंगे जिसमें जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर होंगे, जैसे कैरेक्टर आपको चाहिए, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस जो कैरेक्टर होते हैं वैसे कैरेक्टर हो। तो सेकंड क्या है कि आप प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड आपके पास आता है टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप, यानी कि आप यहाँ पे क्रम देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिया कि जो अधिक पैदावार आपको मिले। दूसरा आपने लिया डिजायर्ड कैरेक्टर, यानी कि उन गुण धर्मों के बेसिस पे कि जो आपको चाहिए। अब वो उन गुण धर्मों में क्या था कि प्रोडक्टिविटी तो आपके पास थी, लेकिन आपको ऐसा भी चाहिए था कि फसलें जल्दी खराब ना हो। तो आपने क्या किया कि डिजीज रेजिस्टेंस लिया, यानी कि जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आप लास्ट देखेंगे टू डेवलप प्लांट्स दैट कैन टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। कभी क्या हुआ, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कभी तापमान बहुत ज़्यादा घट गया, कभी बहुत, तो आप ये जो कंडीशन होती है इसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कहते हैं। तो पौधा ऐसा हो कि जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को ले सके, यानी कि अगर जो सामान्य तापमान से थोड़ा तापमान बढ़ भी गया है तो जो पौधे हों वो उसे टॉलरेट कर सके, उसे सहन कर सके। और यदि सामान्य जो तापमान है उससे जो कम तापमान है तो उसे भी थोड़ा सा जो प्लांट है उसे क्या सहन कर सके, उसे टॉलरेट कर सके। तो ऐसी जो वैरायटी है वो आपको चाहिए, और वो कैसे चाहिए होगी, जब आप सेलेक्ट करेंगे। तो इस ये जो उद्देश्य है प्लांट ब्रीडिंग का, मेन उद्देश्य यही है कि वो कैरेक्टर आपको मिले जो आप चाहते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि आप प्लांट ब्रीडिंग अगर करा रहे हो, आप क्या कर, ब्रीडिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, ब्रीडिंग का मतलब है कि कंट्रोल मेटिंग, यानी कि आप मेटिंग को कंट्रोल कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो। तो इसमें भी क्या होता है, कुछ स्टेप्स आते हैं कि किन स्टेप्स के द्वारा आप क्या करा सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग करा सकते हो। तो उसमें सबसे पहला जो आता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि आप जो विभिन्नता है, विभिन्नता को आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। आपने क्या करना है कि अलग अलग वैरायटी के पौधे को इकट्ठा करना है, जैसे कि आपने ले ली, जैसे हम गेहूं का ही एग्जांपल ले लेंगे, तो अपने वीट के अलग अलग प्लांट को क्या किया, आपने अलग अलग प्लांट को कलेक्ट कर लिया। कोई हो सकता है छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, किसकी पैदावार अधिक होगी, किसी की कम होगी। और आप क्या करेंगे कि जो विदेशी जो प्रजाति है आप उसे भी शामिल करेंगे, यानी वाइल्ड वैरायटी को भी आपने क्या किया, आपने वाइल्ड वैरायटी को भी कलेक्ट किया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कोई जो पौधा है वो छोटा है, कोई जो पौधा है वो बड़ा है लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी कम है, कोई बड़ा है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, अधिक है। और ऐसे ही आपने क्या किया कि वाइल्ड वैरायटी को भी यहाँ पे क्या किया, चूज कर दिया। तो जब आप अपने क्या किया कि गेहूं की जितने भी जीन्स थे, जितने भी एलील थे, जीन्स आप जानते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी अपने जो गेहूं थे, गेहूं की जो हर एक जो जीन्स थे, हर एक एलील्स को आपने इकट्ठा किया। आपने जो बाहरी जो वैरायटी थी, यानी वाइल्ड जो वैरायटी थी, आपने उससे भी इकट्ठा किया। तो इससे जब आप सारे ही जीन को इकट्ठा कर देते हो तो उससे हम कहते हैं जर्म प्लाज कलेक्शन, यानी इसे क्या कहते हैं, जर्म प्लाज कलेक्शन। यानी कि आपने सारे ही जीन, सारे ही एलील को क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया। अब जब आपने यहाँ पे एकत्रित कर दिया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कलेक्शन कर दिया, वेरिएबिलिटी यानी विविधता की आपने कलेक्शन कर ली, अलग अलग जो वैरायटी थी जो वीट की उसे कलेक्ट किया। नेक्स्ट आपने देखा इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब आपने क्या देखना है, सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट कर दिया कि सारे जो पौधे आपने सेलेक्ट कर लिए। अब आपने क्या करना है कि आपने इवेल्युएट करना है, आपने देखना है कि इनमें से कौन सा अच्छा है। माना कि एक तो आपको हमें अधिक पैदावार मिल गई, माना कि जो वाइल्ड वैरायटी है ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस है, वाइल्ड वैरायटी में कोई डिजीज रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अधिक पैदावार हमें मिल गई, डिजीज रेजिस्टेंस मिल गई, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिस पौधे में है वो हमें 2 मिल गए। तो हमने क्या किया कि पेरेंट्स का सिलेक्शन कर लिया, पेरेंट्स यानी कि जिनकी मेटिंग करानी है, एक मेल और एक फीमेल को हमने ले लिया। नेक्स्ट आपने क्या किया, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब आपने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं, हम संकरण कहते हैं। संकरण अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में लें तो यानी कि मिक्स करना,
आपने मिक्स क्या किया, इनके ट्रेट को मिक्स कर देंगे। कैसे मिक्स करेंगे, आप इनकी ब्रीडिंग कराएंगे। अब आपने क्या किया कि इन दोनों की क्या कर दी, यहाँ पे मेटिंग कर दी। अब मेटिंग कही तो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन। अब एक जो नया पौधा यहाँ पे आया, ये क्या था, ये लंबा भी था, इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी भी थी, और ये क्या था, डिजीज रेजिस्टेंस भी था। इसके कैरेक्टर भी आए और इसके कैरेक्टर भी आए। तो इसमें सिर्फ एक ही नहीं होंगे, इनके क्या होंगे, इसके बहुत सारे क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे। यानी F1 जनरेशन में क्या कराएंगे, बहुत सारे पौधों को जैसे कि आपने क्या किया कि जितने आपने दाने बोए उतने क्या होंगे, उतने उनके क्या होंगे, F1 जनरेशन आएगी, नई पीढ़ी आएगी। अब माने कि क्या होगा कि F1 जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में आपके पास 10 पौधे आए। अब 10 पौधे आए तो आपने उनकी टेस्टिंग की, यानी कि हो सकता है कि किसी पौधे में जो गुण आया होगा वो डिजीज रेजिस्टेंस का आया, लेकिन अधिक पैदावार का नहीं आया। हो सकता है कि किसी में अधिक पैदावार का आया लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस का नहीं आया। लेकिन कोई कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा और अधिक पैदावार यानी हाई प्रोडक्टिविटी भी होगी। तो आपने क्या करना है, सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन को लेना है। यानी ये क्या है, सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन है। सुपीरियर क्यों है, क्योंकि दोनों के ही जो गुण हैं, दोनों के ही जो अच्छे गुण हैं वो क्या हुए, वो इसमें आए। तो आपने क्या किया, इसे सेलेक्ट कर दिया। ये क्या है, आपने इसे सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या किया, टेस्टिंग और रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ अ न्यू क्या कल्टीवेशन। तो आप अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो कलेक्शन किया, कलेक्शन में आपने देखा सुपीरियर कैरेक्टर के पेरेंट्स जो थे, यानी आपने जो सुपीरियर कैरेक्टर थे उनके जनकों को आपने क्या किया, सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने मेटिंग कराई और जो F1 जनरेशन थी यानी जो पहली पीढ़ी थी उसमें आपने सुपीरियर कैरेक्टर के बेसिस पे उन्हें देखा। उसके बाद आपने क्या किया कि उसे जो मार्केट था, मार्केट में आपने उसे रिलीज कर दिया, यानी आपने उसे मार्केट में बेच दिया, जो भी आपने इसमें किया। तो ये क्या थी कि स्टेप के प्लांट ब्रीडिंग की, प्लांट ब्रीडिंग किस प्रकार से की जाती है। सो क्लास, आज आपने पढ़ा प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। प्लांट ब्रीडिंग के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, क्यों हम उसे कराते हैं और क्या क्या उसमें स्टेप इन्वॉल्व्स होते हैं। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो अगली क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।